नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जेलाल होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। ये बीमारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है और ये हमारे देश इंडिया के अंदर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आजकल बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अस्थमा होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये बीमारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे जो श्वास नली होती है, फेफड़ों के अंदर में जो एल्वेलाई होते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं। हमें सांस लेने में कठिनाई आने लगती है और उसकी वजह से हमें तकलीफ होने लगती है। तो इसके अंदर में जब हमारी श्वास नली के अंदर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हम सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं, या फिर जो हमारे फेफड़ों के अंदर में एल्वेलाई होते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाने की वजह से जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। तो ऑक्सीजन वहाँ से एल्वेलाई के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर मिक्स होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो जब एल्वेलाई के अंदर या फिर श्वास नली के अंदर में सूजन आ जाती है तो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसी प्रॉब्लम को हम अस्थमा बोलते हैं या फिर इसको हम दमा भी बोलते हैं। देखा जाए तो ये एलर्जी जैसी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर में हमारी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हाइपर सेंसिटिव होती है, तो किसी चीज़ के प्रति अगर बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है तो उसके कांटेक्ट में आने के कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे सांस नली के अंदर में सूजन आने लगती है और हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में यानी उनके लक्षण के बारे में बात करें तो उसमें हमें हमारी चेस्ट के अंदर में बहुत जकड़न महसूस होने लगती है, बहुत टाइटनेस फील होने लगती है हमारे चेस्ट के अंदर में। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होने लगती है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हम ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते हैं और इसके साथ साथ हमारे सांस लेने के साथ में व्हिसल जैसी साउंड आने लगती है, उसको हम व्हीजिंग भी बोलते हैं। उस तरह की साउंड हमारे सांस के साथ होने लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा खांसी भी आने लग जाती है, क्योंकि अगर सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे तो हमें खांसी जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अस्थमा के लक्षण थे जो हमें अस्थमा के दौरान देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताई है कि अस्थमा एक तरह का एलर्जी जैसी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर अगर हम किसी चीज़ के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो उसके टच में आने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसमें जो ट्रिगर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन ट्रिगर्स के कारण ही हमें प्रॉब्लम होने लगती है और अस्थमैटिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रिगर के बारे में बात करें तो सबसे पहले ट्रिगर है पोलन ग्रेन्स, जिसकी वजह से हमें अस्थमैटिक अटैक आने स्टार्ट हो सकते हैं। हर किसी के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी को पोलन ग्रेन से ही अस्थमैटिक अटैक आएंगे। कुछ लोग पोलन ग्रेन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको पोलन ग्रेन से अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। पोलन्स का जब टाइम होता है, जिस टाइम मौसम चेंज होता है, उस टाइम वो बाहर निकलते हैं तो वहां से उनकी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और इसके साथ साथ अस्थमा के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी उनको अस्थमैटिक सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं कम टेम्परेचर वाली जगह से अचानक ज्यादा वाले टेम्परेचर के अंदर चले गए, जैसे अगर हम एसी के अंदर बैठे और एसी से डायरेक्ट बाहर गर्मी के अंदर में चले गए, तो अचानक से जो टेम्परेचर चेंज हो वो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल नहीं रहा और हमें अस्थमैटिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अचानक से टेम्परेचर चेंज होने से भी हमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी कई लोगों को अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ में कुछ तरह का फूड होता है, जैसे किसी को एग्स खाने से यानी अंडा खाने से इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को राइस खाने से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि फीमेल्स के अंदर में डस्टिंग करने के दौरान जब वो घर में डस्टिंग करती है, साफ सफाई करती है, तो वो डस्ट से जो एलर्जी होती है उससे भी अस्थमैटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फीमेल्स के अंदर में बहुत बार डस्टिंग से एलर्जी होती है और उसके कारण अस्थमैटिक अटैक भी शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से लोगों में अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ने के चांस रहते हैं। तो हमें अपने ट्रिगर्स को पहचान के उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अस्थमैटिक अटैक आने से बचे रहें। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कॉज के बारे में, मतलब अस्थमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो अभी तक मेडिकल साइंस में कोई एग्जैक्ट अस्थमा के कारण के बारे में पता नहीं चल पाया है,
कि ये किन वजह से होता है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की बात करें, कई बार देखा गया है कि ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के कारण भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। यानी कुछ लोग कुछ इंडस्ट्रीज में या कुछ फैक्ट्रीज के अंदर में बहुत लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में अस्थमा जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी हमारा एनवायरमेंट के अंदर में अभी बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, तो कुछ लोगों की बॉडी हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से इस तरह के एनवायरमेंट में अस्थमेटिक सिम्टम्स स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के मम्मी पापा के या दादा दादी उनमें से किसी के अस्थमेटिक जैसी प्रॉब्लम है, तो उस कारण हमारे अंदर भी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम जेंडर की बात करें तो फ्रेंड्स फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स के अंदर में अस्थमा की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन कारण थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसको डायग्नोस करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो डॉक्टर आपकी कुछ मेडिकल हिस्ट्री और इसके साथ साथ आपकी कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप में अस्थमा का डायग्नोसिस करता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिसके थ्रू आपके अंदर अस्थमा का डायग्नोसिस किया जाता है। और एक जो टेस्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वो टेस्ट भी अस्थमा का परफेक्ट डायग्नोस करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ टेस्ट थे जिसके थ्रू डॉक्टर आपके अस्थमा के बारे में प्रॉपर डायग्नोस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ तो था अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर आपसे किन टेस्ट के थ्रू अस्थमा का डायग्नोस किया जाता है, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम आते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। होम्योपैथी के अंदर में इसका काफी इफेक्टिव और बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में इसकी बहुत सारी इफेक्टिव मेडिसिन है जो आपके अस्थमा को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और आपको जो अस्थमेटिक अटैक आते हैं उसमें भी आपको तुरंत आराम देती है। तो फ्रेंड्स अगर होम्योपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है ब्लाटा और इंटेलिस मदर टीचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन अस्थमा के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें अगर आपके सांस लेने में तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, इसके साथ साथ आपके सांस के साथ में आपको सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है, यानी व्हीजिंग साउंड आने लगती है, तो उस तरह के सिम्टम्स में ये मेडिसिन काफी इम्पोर्टेंट है। इस मेडिसिन की 20-20 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी चाहिए, और इस तरह से इसको कंटिन्यू कई महीनों तक लेते रहने चाहिए, ताकि धीरे धीरे ये आपके अंदर में अस्थमा को पूरी तरह से खत्म कर सके। और आपके अंदर में जब अस्थमेटिक अटैक आते हैं उस टाइम जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी आपको काफी आराम देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है पोथोस मदर टीचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन उस तरह के अस्थमा में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें आपको किसी एलर्जी की वजह से, यानी डस्ट एलर्जी के कारण या फिर आपको किसी स्मेल के कारण एलर्जी हो रही है, उसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो उस तरह के सिम्टम्स के अंदर में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेनी होती है, और इसको कंटिन्यू कुछ टाइम तक लेते रहना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम एक और मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे जो कि अस्थमा के लिए काफी इफेक्टिव है। उसका नाम है ग्रैंडेलिया मदर टिंचर। फ्रेंड्स ये मेडिसिन अस्थमा के जो भी सिम्टम्स होते हैं उन सब सिम्टम्स के अंदर काफी इफेक्टिव है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर रात के टाइम में अस्थमा के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और सांस के साथ में व्हिसल जैसी आवाज आने लगती है, तो रात में अगर सिम्टम्स ज्यादा डेवलप हो रहे हैं तो उस तरह के सिम्टम्स में ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इस मेडिसिन की भी 20-20 बूंद दिन में 3 बार करके लेते रहनी होती है, तो ये मेडिसिन भी आपको धीरे धीरे अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आराम देने। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम होम्योपैथी में कुछ डायल्यूशन की बात करें तो उसमें से जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया 200। फ्रेंड्स ये मेडिसिन हमारे बॉडी में अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के अंदर में जो अस्थमा के सिम्टम्स तो होते ही है, इसके अलावा अगर आपका मुंह बहुत सूखा रहता है, मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है, या फिर पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही ड्राई रहती है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और साथ साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम रहती है, तो इन लक्षणों के साथ में अगर आपको अस्थमा है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की डोज को पेशेंट के जो लक्षण होते हैं उनके अनुसार दिया जाता है। तो अगर आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाते हैं तो वो आपके पूरे लक्षण देखने के बाद में अगर आपके लक्षण इस तरह की मेडिसिन से मिल रहे हैं तो वो आपको ये मेडिसिन देगा और साथ साथ में वो डोज भी बताएगा कि किस तरह से लेनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो वो है सल्फर 200। फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने क्लिनिक में भी ये मेडिसिन देके अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है, और कुछ पेशेंट्स तो इस मेडिसिन की 1 या 2 डोज लेने के बाद भी उनको तुरंत आराम मिलने लग गया, और बहुत टाइम से जो डेली पंप यूज करते थे उनको भी उन्होंने यूज करना कम कर दिया और उनको धीरे धीरे उस मेडिसिन को लेने से आराम मिलने लगा।
तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में आपके सिम्टम्स के अनुसार अगर दी जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और जो मेडिसिन आती है वो है एरिलिया रेसिमोसा 30। फ्रेंड्स ये मेडिसिन उस तरह की अस्थमा की प्रॉब्लम में दी जाती है जहाँ हाथ में अस्थमा की प्रॉब्लम्स होने लगती है, सांस में तकलीफ होने लगती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम के अंदर में ये मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन को दिन में 3 बार लेना होता है ताकि धीरे धीरे हमको अस्थमा के जो सिम्टम्स है उसमें आराम मिलने लगे, और अगर सही तरह से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए तो अस्थमा पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स होम्योपैथी में आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी डॉक्टर आपके पूरे सिम्टम्स जानने के बाद उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको जो मेडिसिन देगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और अस्थमा को पूरी तरह से खत्म करने में हेल्पफुल रहती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन होम्योपैथी मेडिसिन थी जो कि अस्थमा में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो फ्रेंड्स आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और होम्योपैथी के अंदर में रुचि रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा होम्योपैथी से संबंधित नए नए वीडियो डालते रहता हूँ जिसको देखकर आप उसका लाभ उठा सको। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।